नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव कवर 24/7 में। आज हमारे साथ राजनीति के विभिन्न मुद्दों पे चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी पॉलिसी रिसर्च सेल के मेंबर उज्जवल दीपक जी। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले लाइव खबर में। शुरुआत करते हैं सर, इन 5 सालों में केंद्र सरकार ने राज्य एवं देश के लिए क्या कुछ किया है? आज अगर हम बात करें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया है वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखा है। आज हमारी गांव की महतारी, हमारी मातृशक्ति को चूल्हे से निजात मिली है, उन्हें बाहर जाकर शौच करने से निजात मिली है, उनका सम्मान बढ़ा है और इसके अलावा देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, देश की इकोनॉमी बढ़ी है, देश के किसानों को सम्मान मिला है, देश का युवा वर्ग जो मेहनतकश युवा वर्ग है वो आज सम्मान के साथ कार्य कर पा रहा है। स्टार्टअप्स में भारत का नाम चारों ओर गूंज रहा है और जो वादे थे भाजपा के, जो वादे थे हमारी पार्टी के, जो वादे थे, जो गारंटी थी नरेंद्र मोदी जी की, 370 हटाया गया, कश्मीर में शांति लौटी है, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके अलावा जो भी वादे थे, जो बड़े वादे थे, इस देश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वो पूरे हो रहे हैं और उसे आज हम सब ने देखा है। सर, आपने अयोध्या की बात करी तो मैं जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि अयोध्या जो राम मंदिर है उसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाया गया है? मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, जब से जन्म हुआ है, राम मंदिर निर्माण हमारे हर मैनिफेस्टो में, हर घोषणा पत्र में, हर संकल्प पत्र में, हर भाषण में, हर मीटिंग में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के दिल के करीब का मुद्दा था। और इसे बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, जो भाजपा की जिन्होंने नींव रखी है, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र मोदी जी उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के सहयोगी हुआ करते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की रथ यात्रा में वो उनके सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया था। अगर कुछ दिनों पहले आप आडवाणी जी का स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि भगवान राम ने शायद अपना सेवक 20 साल पहले ही चुन लिया था नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिकॉर्ड समय में जो मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा कभी भाजपा के लिए नहीं रहा है। लोग इसे राजनीतिक चश्मे के रूप से के रूप में जरूर देख सकते हैं, पर भाजपा के लिए दिल के करीब वाला मामला था। आपके हिसाब से इन 5 सालों में देश कितना तरक्की किया है? देखिए, देश हर जगह तरक्की कर रहा है। आप देखिए, अगर आप यूनिकॉर्न्स की बात करें, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो स्टार्टअप खोल रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न शायद भारत से ही है। आप आज चंद्रयान की बात कीजिए तो चांद से लेकर उस किसान तक, चूल्हे से लेकर शौचालय तक, कहाँ पे कमी है? अब देखिए, आज आदमी की आय बढ़ी है, आदमी का आत्मविश्वास बढ़ा है, आम जनमानस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारे भारत देश के प्रति। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति और जब बाकी देशों के राष्ट्रपति हमारे देश आते हैं तो सम्मान से बातें होती हैं और टेबल पे बराबर में बैठ के बातें होती हैं। ये सम्मान है। मैं खुद अमेरिका में रहा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है पिछले 10 सालों में। ये हमने अर्जित किया है पिछले 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। केंद्र में अगर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य में कितनी तेजी से विकास होगा? 15 साल आपने देखे हैं। 15 साल में जब डबल इंजन की सरकार आखिरी 4 सालों में आई, आपने देखा है कि क्या हुआ। आज छत्तीसगढ़ में IIM है, IIT है, एम्स है, NLU है। कोई ऐसा कोई संस्थान नहीं है, IT भी है, जो ऐसा कुछ बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, 15 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ से एयरपोर्ट पर जितनी फ्लाइट्स बढ़ी उतना आसपास के बड़े महानगरों में भी नहीं थी। आज भोपाल और अगर हम नागपुर की बात करें, एक समय होता था जब रायपुर के लोग नागपुर जाके फ्लाइट पकड़ते थे, भोपाल जाके फ्लाइट पकड़ते थे, और देखा नागपुर के लोग, उड़ीसा के लोग आके रायपुर से फ्लाइट पकड़ रहे हैं जी। तो विकास सबने देखा है। और डबल इंजन की सरकार जब रहेगी और 1 और 1 11 बनेंगे।
और 11 सीटें आ रही है लोकसभा में हमारी। जी देश में बीजेपी की सरकार क्यों होनी चाहिए, कोई अन्य पार्टी क्यों नहीं? मुझे लगता है कि विकल्प नहीं है देश की जनता के सामने, कोई ऐसा विकल्प कोई आसपास भी नहीं फटक रहा है कोई पार्टी। और यदि आप अभी देखेंगे चुनाव की जो तैयारियां चल रही है तो भाजपा की तैयारियां देख लीजिए आप जी। तो G20 की बैठक भी हो रही है और जांजगीर चांपा लोकसभा की बैठक भी हो रही है। कल अमित शाह जी बैठक लेने आए थे। इतनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के प्रति। विधानसभा की ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद अब जो लोकसभा की तैयारियां चल रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लड़ाई अब बीजेपी से ही हो गई है। जी, जैसा मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पार्टी को बढ़ाने में और चुनाव की तैयारियों में अगले दिन ही जुट जाते हैं। और सरकार अलग काम करती है और संगठन अलग काम करता है। संगठन का काम है पार्टी को आगे बढ़ाना, नए लोगों को जोड़ना, संपर्क अभियान चलाना, लाभार्थियों से संपर्क करना और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए कि पूरे 11 लोकसभाओं में हमारे केंद्रीय कार्यालय खुल चुके हैं। हम अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, हमारे आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई चुनाव आयोग द्वारा, पर हमारे केंद्रीय कार्यालय खुल चुके हैं और वहाँ पर कामकाज चालू हो चुका है। वहाँ पर बैठकें जारी हो चुकी हैं, मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, हर लेवल पे बैठकें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार तैयारियों के साथ भाजपा मैदान में उतरती है। सर PSC मामले की बात कर लेते हैं, जांच कहाँ तक पहुँची है? मॉडल आंसर को लेकर बच्चों के कई सवाल हैं। जी बिल्कुल, मॉडल आंसर में कुछ गलतियाँ आई हैं, कुछ तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों की बेवकूफ़ी से ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये अधिकारी वही हैं जो पिछली सरकार में पाले और पोसे गए हैं। हटाना बहुत जरूरी है। परीक्षा नियंत्रक का ट्रांसफ़र हो चुका है। कल आपने देखा होगा राज्यपाल जी के जो सचिव थे अमृत कलको जी, जिनके दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनकी जो संविदा नियुक्ति में थे, वो संविदा की नौकरी कर रहे थे, उनको भी हटा दिया गया है। सफाई चालू हो गई है। मॉडल आंसर को लेकर PSC ने अपना बयान जारी किया है और कल ही मुझे अपडेट मिला है कि रिजल्ट के पहले मॉडल आंसर संशोधित जारी होगा। तो युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है और किसी भी बड़ी संस्था को साफ करने में समय लगता है। हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं अभी, पर हम प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी की गारंटी है UPSC जैसी पारदर्शिता आएगी छत्तीसगढ़ PSC में, इसको लेकर प्रयास जारी है। सर आपने एयरपोर्ट की बात की थी, मैं थोड़ा उस पर आती हूँ। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजधानी में अब तक डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही क्यों, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पाया? सर जी, अगर आपको याद होगा हमारे 15 साल के कार्यकाल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का संकल्प लिया गया था। रनवे को बढ़ाया गया। उस दौरान जो आवश्यकताएं होती हैं, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। रनवे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कल मैंने पढ़ा कि टेक्निकली वी आर इक्विप्ड, हम भी टेक्निकली सूटेबल हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए। और मुझे लगता है जल्दी ये हो जाना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन 1 और 1 11। इनफैक्ट अगर आप परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान देखेंगे तो उन्होंने रायपुर से अयोध्या तक की फ्लाइट की मांग की है, जो मुझे लगता है माधवराव सिंधिया जी से उन्होंने ये अपील की है, ये आवेदन किया है। मुझे लगता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में आपने बताया अभी सरकार बने 2 महीने करीब हो गए हैं, किन किन योजनाओं को आप देखते हैं सर सरकार की अभी? सबसे बड़ी जो योजना है हमारी मातृशक्ति को वंदन, हमारी माताओं और बहनों के माथे पे महतारी वंदन का चंदन जो हमने कोशिश की है। माँ कौशल्या की धरती है, माई रतनपुर दंतेश्वरी माई इनकी धरती है और हमारी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी थी कि प्रत्येक महिला को 12,000 रुपये साल के 1,000 रुपये प्रति महीना हम देंगे। इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 72 लाख महिलाओं ने, जो प्रदेश के लगभग महिलाओं, जो प्रदेश की लगभग आधी आबादी के आसपास है, 72 लाख की संख्या। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, इसमें भाग लेना और उत्साह से इसमें भागीदार बनना बहुत गर्व की बात है। और हमें लगता है कि सरकार को लगता है और हम सबको विश्वास है कि इससे महिला सशक्तिकरण में हमें सहयोग मिलेगा। जब महिलाएं सामने आएंगी तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और अगर आपको याद होगा कि हमारे 15 साल की सरकार में राशन कार्ड के मुखिया हमने महिलाओं को बनाया था, क्योंकि महिला जब
जो निर्णय लेती है घर के लिए, त्याग बलिदान तपस्या के साथ तब घर आगे बढ़ता है। उसी दिशा में हमारी सरकार का जो प्रयास है महतारी वंदन योजना, वो फलीभूत होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में 8 मार्च की डेट निर्धारित की गई है। पहली जो राशि है वो महिलाओं के खाते में सीधे लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए साल के इसमें खर्च होंगे सरकार के, और हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा 18 लाख आवास योजना की जो बात की थी हमारी सरकार ने, कैबिनेट की पहली मीटिंग में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसे पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसलिए रोक दिया था क्योंकि उन्होंने राज्यांश का पैसा नहीं दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो केंद्र सरकार का जो अंश होता है वो भिजवाया था, पर उससे राज्य सरकार ने वापस भेज दिया था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इनका जो अर्थशास्त्र था वो थोड़ा कमज़ोर था। उसके अलावा पीएससी में जो सीबीआई जांच की बात हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा चुका है। तो 3 बड़ी बड़ी जो हमने घोषणाएं, जो संकल्प हमने लिया था वो पूरी हो चुकी है। सर, आपने महतारी वंदन योजना की बात की है, मैं उसी में आना चाहूँगी। डेट खत्म हो चुकी है, नई महिलाएं हैं जो कैसे आ सकती हैं सर अब उसमें? इसको लेके थोड़ा लोगों में मुझे लगता है भ्रम है जी। अगले 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, जब तक हमारी सरकार है, जितने भी नवयुवकों की शादी होगी वो सब अगले दिन ही मैरिज सर्टिफिकेट के साथ इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं और उनका नाम शामिल किया जाएगा। ये क्योंकि वन टाइम इतने सारे फॉर्म्स आए हैं तो एक डेडलाइन रखना जरूरी था, क्योंकि हमें योजना को लॉन्च करना है 8 मार्च को। 8 मार्च को लॉन्च करने के लिए दावा आपत्ति का जो समय होता है, सरकारी जो प्रक्रिया होती है, उसको करने के लिए एक तिथि निर्धारित की गई है। पर इसके बावजूद भी जो भी महिलाएं एलिजिबल हैं, जो अर्हता रखती हैं, उन सबको शामिल किया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार का वादा है। जिनकी भी शादियां होंगी उन सबका स्वागत है इस योजना में भागीदार बनने के लिए। मतलब अगर शादी के दूसरे दिन या अगले दिन वो फॉर्म भरेंगी? बिल्कुल, तो अगले महीने से वो आएगा, अर्हता में शामिल हो जाएंगे, कि विवाहित महिलाओं के लिए वादा किया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जब हमारा वादा था तो हमने प्रत्येक विवाहित महिला के लिए कहा था, पर जब घोषणा हुई तो उसमें विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया। सर, रायपुर एम्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम देखते हैं कि रायपुर एम्स में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो क्या सरकार इसके कुछ विकल्प में और कुछ लाने का प्लान कर रही है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रायपुर एम्स में जो संख्या है, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, और सिर्फ प्रदेश नहीं, आसपास के जो हमारे राज्यों की बाउंड्री हैं, वहाँ के भी जो बाउंड्री के जो गांव और शहर हैं, वहाँ से भी लोग रायपुर एम्स में आ रहे हैं। हमारी जब सरकार थी 15 सालों की, उस समय एम्स की स्थापना केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पर हुई थी, और ये एक लैंडमार्क डिसीजन था। उस समय एम्स दिल्ली ही हुआ करता था, पर हमारी सरकार ने फैसला लिया कि एम्स और भी जगह खोले जाएंगे, पूरे देश में खोले जाएंगे। जैसे आईटी और आईआईएम खोले, जब विश्व स्तरीय सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों को क्यों मिले, तो रायपुर का चयन उसमें किया गया था। और आप देखिए एम्स बहुत बड़ा है रायपुर का, उसके बावजूद जो संख्या बढ़ रही है, जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो निसंदेह हैरान करने वाली है। और भरोसेमंद संस्थान है एम्स, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है रायपुर शहर में, इसके बावजूद लोग एम्स में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो टेस्टिंग के जो डायग्नोसिस के लिए जो मशीन्स लगती हैं, और वहाँ की रिपोर्ट्स पे लोगों को भरोसा है, तो ये होना लाजमी है। हमारे संज्ञान में है, प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का उद्धार किया जाएगा। पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य सेवाओं के अपग्रेडेशन पे हमारी सरकार आ गई है, हम इस दिशा में ज़रूर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई अगर रायपुर एम्स आने लग जाएगा तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे, और इनफैक्ट गांव के लेवल तक अगर हम चीज़ों को कम करते जाएंगे तो जो रायपुर आएंगे वो सिर्फ गंभीर बीमारियों के वाले ही मरीज आएंगे, और तभी इसका हल निकल सकता है। जैसे आप देखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, पूरे देश के लोग कैंसर का इलाज वहाँ पर कराने जाते हैं। तो उन्होंने अब ये तय किया है कि वो देश के अलग अलग राज्यों में
ऐसी सुविधाएं तो बनारस में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खुला है, तो यूपी के जो लोग हैं अब उन्हें बॉम्बे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बनारस में ही अपना इलाज करा सकते हैं, काशी में इलाज करा सकते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को डिसेंट्रलाइज करना बड़ा आवश्यक है। पर अब तकलीफ ये आती है, और ये किसी भी गवर्नमेंट के सामने आ सकती है, सिर्फ हमारी सरकार के सामने नहीं, कि जो पढ़े लिखे योग्य डॉक्टर हैं वो बड़े शहरों में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जब उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो वापस रायपुर आने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इनफैक्ट वो ज्वाइन भी नहीं करते और वो इस्तीफा भी दे देते हैं कई बार। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? सरकार इसको विचार कर रही है, बट ये समस्या है और मैं स्वीकार करता हूँ उसको। लाइव खबर के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? कि मोदी की गारंटी की हुई जीत छत्तीसगढ़ की जनता देगी 11 की 11 सीट। इसी के साथ मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आज ये बात रख रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में। पिछले 5 साल आपने देखे हैं कि कैसे सामंजस्य नहीं बिठा पाए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार के साथ, और बड़ी चीज़ें जो हो सकती थी। 18 लाख आवास की जब हम बात करते हैं, आवाज़ भी नहीं बन पाए 18 लाख लोगों के, तो जो नुकसान हुआ छत्तीसगढ़ का, जो एक स्पीड से हम प्रोग्रेस कर रहे थे, हमारा जो राज्य है डेवलपमेंट का जो मैट्रिक्स बढ़ता चला जा रहा था 15 साल में, अचानक से उस पर एक ब्रेक लग गया, स्पीड ब्रेकर्स आ गए। अब हमारी सरकार आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब देखिए छत्तीसगढ़ में हम उत्तर प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बने हुए थे उज्जवल दीपक जी, जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।